आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और 2022 में शहर उत्तरी से तैयारी कर रहे विजय द्विवेदी जी हैं। विजय द्विवेदी से हम जानेंगे कि आगामी 2022 में होने वाले चुनाव की अभी तक उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। आगामी चुनाव के बाद अगर वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर जनता के बीच में आते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, और अभी वर्तमान समय में शहर उत्तरी में कौन-कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर करना इनकी प्राथमिकता होगी। स्वागत है विजय जी आपका। शहर उत्तरी देश का सबसे बौद्धिक विधानसभा है और यहाँ पर गंगा जी का विहंगम तट है। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यहाँ पर हाई कोर्ट स्थापित है। यहाँ पर हजारों और लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं आते हैं यहाँ तैयारी करने के लिए। इलाहाबाद पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाता है और ये आईएएस आईपीएस पीसीएस की फैक्ट्री भी माना जाता है। ऐसे में यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हो उसके लिए यह विशेष मायने रखता है कि किस तरह से इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करे। हमारे उत्तरी विधानसभा में एक बड़ी समस्या है, यहाँ पर तमाम लोगों के मकान स्टेट लैंड पर बने हुए हैं और स्टेट लैंड पर बने होने के नाते वह लोग उस पर ना उनका अपना मालिकाना हक भी नहीं है, उस पर कोई लोन नहीं ले सकते, उस जगह पर उनका कोई अधिकार नहीं है, केवल वह रह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है वो बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर सलोरी, दारागंज, मेहदौरी और तेलियरगंज के किनारे का इलाका शिवकुटी, हर साल यहाँ कम से कम 50,000 घर डूब जाते हैं बाढ़ में। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है, बाढ़ की समस्या भी है। तो इसके लिए हम लोग यह प्रयास करेंगे कि एक बांध बने जिससे कम से कम जो आबादी में पानी ना घुस पाए और आबादी में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में जैसे प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने काफ़ी विकास के लिए काफ़ी काम किया है और कई ओवरब्रिज, कई फ्लाईओवर, उन्होंने कई सड़कों का निर्माण भी किया है और अभी आपने देखा होगा कि गंगा जी पर 6 लेन का पुल भी बन रहा है जिससे यहाँ पर विकास की गति बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, कैंट का भी इलाका इसमें आता है, तो वहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता। कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर 20 वर्षों से नया निर्माण नहीं हो पाया है। वहाँ के लोग एकदम नरकीय जीवन जी रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का वहाँ पर कमी है और शिक्षा का मजबूत केंद्र होने के नाते लाखों छात्र जो यहाँ रह रहे हैं वो किराए के घरों में रहते हैं और उनसे जो है बहुत अच्छी सुविधा ना होने के बावजूद भी पैसे की वसूली ज़्यादा होती है। और छात्रों को भविष्य को देखते हुए भी, क्योंकि छात्र नौजवान ही इस देश की अगली मजबूत कड़ी हैं, कोई आईएएस होगा, कोई राजनेता होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, तो उनके भविष्य को देखते हुए भी यहाँ उनके लिए भी समुचित अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ पर वो रह रहे हैं उन मकान मालिकों को भी, क्योंकि कोविड के समय तमाम ऐसी समस्याएं आई हैं मकान मालिकों के लिए भी कि किराएदार जो है सही पैसा नहीं दे पा रहे हैं, छात्रों के सामने भी मजबूरी है। अच्छा विजय जी, आपने चिकित्सा को लेकर, अगर प्रयागराज की बात करें तो चिकित्सा को लेकर भी आपने एक मुहिम छेड़ रखी है, तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से क्या करना चाहेंगे, अभी क्या कमियां हैं? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में इलाहाबाद में जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, यह केवल और केवल वसूली के अड्डे हैं। यहाँ पर केवल वसूली की जाती है। ऐसे में हमने अभी एक मुहिम चलाई है कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना कराई जाए। यदि एम्स यहाँ पर बनता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित होगा यहाँ पर। और मुझे लगता है कि 50 से 60 लाख की आबादी प्रयागराज की, और
अगल-बगल जिलों की और संपूर्ण बुंदेलखंड की आबादी को इसका लाभ मिलेगा और इसका लाभ कुछ मध्य प्रदेश से जुड़े समीपवर्ती जिलों को भी मिलेगा। ऐसे में प्रयागराज में जहाँ हाई कोर्ट है, जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहाँ पर अच्छी सुविधा के लिए एम्स होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक भी ना इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना ही मेडिकल कॉलेज है। ये नाम मात्र का जो है विश्वविद्यालय रह गया है, इसकी गरिमा के साथ भी निरंतर खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में जो स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज है, इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जोड़ देना चाहिए और जो एम्स की स्थापना हो, उसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सकारात्मक रूप से प्रयास करना चाहिए। जिस तरीके से अभी अगर हम सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव में अभी आपने किसी पार्टी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन किस आधार पर आप टिकट मांग रहे हैं? आधार क्या होगा? क्यों कोई पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, हम हमेशा छात्रों, नौजवानों और यहाँ की जनता के बीच में रह कर के संघर्ष करते आ रहे हैं और यहाँ पर संघर्षशील नेताओं का अभाव है। शहर उत्तरी की जनता हमेशा ही एक ऐसे नेता की तलाश करती है जो उनके सुख-दुःख में खड़ा रहे। तो मैं ऐसा निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि उनके सुख-दुःख में मैं खड़ा रहूँ और आगे भी यदि मौका मिलता है तो उनके सुख-दुःख में खड़ा रहूँगा। यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनको केवल मान-सम्मान चाहिए और मैं उनके मान-सम्मान के लिए हमेशा निरंतर खड़ा रहूँगा। आखिरी में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करूँगा कि अच्छे, सुलझे हुए, समझदार लोगों को अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनें और इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयागराज में शहर उत्तरी विधानसभा बहुत ही प्रबुद्ध विधानसभा है। यहाँ पर अधिवक्ता निवास करते हैं, यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हज़ारों की संख्या में शिक्षक निवास करते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर स्नातक छात्र, छात्राएँ निवास करते हैं। ऐसे में इस प्रबुद्ध वर्ग की इस विधानसभा के लिए योग्य और उनके कदम से कदम मिला कर के उनकी बातों को, जनता की बातों को मजबूती से सदन से लेकर के सड़क में रखने वाले लोगों को वरीयता दे, यही मैं मांग करता हूँ। तो जैसा देखा आपने विजय जी का सीधा ये कहना है कि उत्तरी में जो तमाम तरह की अभी चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को लेकर है, जो तमाम तरह की अभी समस्याएँ व्याप्त हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए जो भी कवायद जारी रहेगी, की जाएगी, उसको उसको करके इन सब सारी समस्याओं से जनता को निजात दिलाए। उन्होंने अपील की है जनता से कि एक ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को और ऐसे योग्य व्यक्ति को चुनें, जो हमेशा जनता के सुख और दुःख में पहुँच सके और जनता उसको समझ सके और ये जनता को समझ सके। दोनों परिस्थितियों में पढ़ा-लिखा और सुलझा हुआ और जो बुद्धिजीवी जो व्यक्ति हो, उसको चुनें, जिससे अपने समाज का विकास हो सके और हमारा राष्ट्र ऊपर बढ़े। कैमरामैन शिव कुमार मौर्य के साथ विवेक पांडे।